पिछले लेक्चर में बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट आर थीटा बोले पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूला। तो वो उसका फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, v बराबर p cos थीटा बाई 4 पाई साइलेंट 0 r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था मेरा बच्चा p बाई 4 पाई साइलेंट 0 r क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। उसमें स्पेशल केस बना सकते हैं, थीटा बराबर 0 तो एक्सियल पोजीशन, इंडॉन पोजीशन जिसको बोले, tan ए पोजीशन बोले, थीटा 90 रख देंगे तो फिर इक्वाटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, tan बी पोजीशन, जो नाम से बोला जाए। तो ये रिजल्ट। और उस केस में एट एनी पॉइंट वाला केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा हुआ करता था, हम लिखाए थे हम। तो उस केस में साबित किए थे tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री तो आना ही चाहिए सारे बच्चे को। मैं बार बार बोलता हूँ, बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं बन सकता है। तो मैथमेटिक्स, एस वर्मा लिखते हैं मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की रानी है मैथमेटिक्स यार, बिना रानी के कोई काम नहीं होने वाला है। तो बच्चों उसी रिजल्ट सब के आधार पर हम एक दो सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं तुमको बताया एक्सियल पोजीशन के केस में पोटेंशियल का वैल्यू मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा और उसका वैल्यू p बाई 4 पाई साइलेंट 0 r स्क्वायर सीखा है थीटा 0 डिग्री के केस में। और थीटा 90 के केस में क्या होता था, पोटेंशियल 0 होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर इक्वाटोरियल पोजीशन पर, थीटा 90 के केस में। तो यहाँ पर इस रिजल्ट के आधार पर हम दो सवाल हम आपको अभी तत्काल शुरुआत में बताने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। उसके बाद मैं आपको बोला था कि टर्क मैं पढ़ाऊँगा, टर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल। आज का मेन टॉपिक वही दो है और उसी से रिलेटेड फिर हम लोग प्रॉब्लम की बात करेंगे और तब इंट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर डायपोल्स की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, एक सवाल लिखा हुआ यहाँ, फाइंड आउट एंगल थीटा सो दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल। ऐसे सवालों में जिसमें नाम दिया रहे, ये दिया रहे तो उसका फिगर दिया रहेगा, तो फिगर प्रॉब्लम होगा। तो एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट p मान लें और इसका मिडिल पॉइंट O है और किसी पॉइंट P पर या डायपोल को दिखा रहे, किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल, डायपोल दिस मच, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक P पॉइंट पर। यह तुम्हारा कौन वेक्टर दिया हुआ ई वेक्टर, और यह एंगल क्या है, थीटा। इसी को फाइंड आउट करना है हम लोग को। बच्चों इसको पीछे प्रोड्यूस करो तो ये एंगल क्या चीज़, 90 डिग्री। फिगर प्रॉब्लम हो गया, ये नहीं दिया रहेगा, इतना दिया रहेगा और ये भी नहीं दिया रहेगा, केवल P पॉइंट दिया रहेगा। तो सवाल बनाना है, सॉल्यूशन देना है इसका, ध्यान देना बच्चा। अब यह हम लोग के डेरिवेशन में यह r था, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग r वेक्टर इसको ले लेते और r वेक्टर और e वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग अल्फा लिखना सीखे थे। तो यह क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने मन से इसको क्या करें, लिख लिए। एक बार समझ लीजिए तो उसके बाद फटाफट फिर बनाते रहिएगा, बार बार इस सवाल सबको बनाते रहे। तो अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा, तो दिस इज़ आल्सो अल्फ़ा और दिस इज़ 90। तो थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर हाउ मच, 90, दिस इज़ आल्सो 90। और यह तो क्या होगा, फ्रॉम फिगर अल्फ़ा क्या है, सो पहले से पता है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड आर वेक्टर, ई वेक्टर एंड ई आर वेक्टर बोलते थे, ई आर रेडियल कंपोनेंट। फ्रॉम फिगर थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर हाउ मच, 90 डिग्री। एक रिजल्ट यह आया, अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब बच्चों एज
tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2। अब यहाँ tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2, पूरे का डिवीजन है tan थीटा बाई 2। ये दिया हुआ हम लोग को पहले से जानकारी में। अब हम लोग यहाँ से क्या करें, tan 90 चाहे tan थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर हाउ मच, tan 90 डिग्री। tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा बच्चों। तो क्या लिखाया गया था शुरुआत में 11th के क्लासेस में, और मैथमेटिक्स वाले को तो बहुत बार यूज करना पड़ चुका है। तो tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो बच्चों इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करें हम लोग। tan थीटा प्लस tan अल्फ़ा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा। tan 90 बराबर 0, tan 90 इनफाइनाइट बोलते हैं, लेकिन इनफाइनाइट में यहाँ स्पेशली 1/0, tan 90 sin 90 बाई cos 90 1/0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, गणित अपना लगाते रहो। ये 0 हो गया और दिस 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा बराबर 0, इसलिए tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा बराबर 1। अब इसी से tan अल्फ़ा का वैल्यू हमको थीटा फाइंड आउट करना है, तो अल्फ़ा अननोन है, उसको tan थीटा के टर्म में ले जाएं, तो tan थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, इसलिए tan थीटा बराबर √2। बहुत ज़्यादा कोशिश प्लस माइनस भी लिखा जा सकता है, लेकिन इतना से काम हम लोग का चल गया। तो आंसर क्या निकल कर आया बच्चा, थीटा बराबर tan इनवर्स √2, इससे मतलब है। तो इसमें रिजल्ट किसका, tan अल्फ़ा बराबर tan थीटा बाई होल डिवाइडेड बाई 2, और ये थीटा प्लस अल्फ़ा तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, क्या हो गया 90 डिग्री। अल्फ़ा क्या है सो आप जान रहे हो। तो एक छोटा सा सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था, जो पिछले लेक्चर के रिज़ल्ट के आधार पर था। यह रिज़ल्ट था मेरा, है ना, एट एनी पॉइंट वाले केस में tan अल्फ़ा बराबर tan थीटा बाई 2। ये समझ गए। मैं इससे और एक थोड़ा सा टिपिकल सवाल मैं बता देता हूँ आपको फिर से। प्रॉब्लम का ही दौर है यार, है ना, तो प्रॉब्लम जितना बनाएंगे, जितना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं पिछले लेक्चर में बोला था मैकेनिक्स पर क्या आना, तुम लोग स्पेशली रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, देखेंगे। अब सारा एक साथ हम लोग रिवाइज़ करने का, थोड़ा मैकेनिक्स 11th का मैकेनिक्स भी रिवाइज हो जाएगा रिजल्ट से। एक सवाल और है जिसका कुछ पार्ट्स हम लोग पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। क्या कहता है कि 2 डायपोल्स ऑफ डायपोल मोमेंट PI और √3 PJ आर प्लेस्ड एट ओरिजिन, ए सर्किल ऑफ रेडियस r विथ सेंटर एट ओरिजिन इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर। एक फिगर बना हुआ है जिसमें एक डायपोल x एक्सिस के अलॉन्ग है PI है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग है √3 PJ। दोनों सेंटर ऑफ एक सर्किल बनाए हैं जिसके यह दोनों डायपोल ओरिजिन पर है, और इसके ओरिजिन को सेंटर मानकर r रेडियस का क्या किया गया है, सर्कल बनाया गया है। अब उसके बाद कहता है सर्किल ऑफ वही रेडियस r विथ सेंटर एट ओरिजिन इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन सर्किल वेयर पोटेंशियल इज मैक्सिमम। तुमसे क्वेश्चन में पहला पार्ट है क्वेश्चन का, क्या पोटेंशियल कहाँ पर मैक्सिमम होगा इस सर्किल के सरकमफेरेंस पर, उसका कोऑर्डिनेट बताना है। इतनी बात समझ गए। कभी कभी क्या होता है, सवाल बिना बनाए भी क्या हो सकता है, तुक्का चल सकता है। ऑप्शन दिया रहे 4 ऑप्शन, तो उसमें देखेंगे। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, उस बात को भी समझाऊंगा कि कभी सवाल बिना बनाए भी आप आंसर लिख सकते हो, आपके दिमाग में आ जाएगा तो तुरंत आंसर में ऑप्शन के हिसाब से आप दे सकते हो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन सर्किल वेयर पोटेंशियल इज, वही सवाल, लेकिन पोटेंशियल जहाँ पर 0 होगा उसका कोऑर्डिनेट्स बताना है। तीसरे में क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इतना होगा। इस 2 डायपोल के कारण, है ना, किसी पॉइंट पर फील्ड का फार्मूला इतना हो, वैल्यू इतना आ जाए, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है। कोऑर्डिनेट्स बताना मतलब एक से ज़्यादा पोजीशन होगा, या तो कोऑर्डिनेट दे के
ब्रैकेट के अंदर क्या दे देगा, एस दे देगा कि एक हो सकता है या दो, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं तो लगभग यही मान के चलना है मोर देन 1 होगा पोजीशन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन सर्किल वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वही सवाल है, इंटेंसिटी इतना होगा तब कोऑर्डिनेट्स बताना है, इंटेंसिटी इतना होगा तब कोऑर्डिनेट्स। अब इससे और डिफरेंट सवाल इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने से फ्रेम कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अभी छोटा सा बात, तो इस सवाल को बनाने का और डिफरेंट तरीका होगा। मैं पिछले दिन आपको बता रहा था कि 2 डायपोल होगा तो मिलकर एक डायपोल की तरह कॉन्स्टिट्यूट, वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, तो इसका डायपोल मोमेंट निकालना सिखाए थे पी नेट। तो पी नेट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन आप बनाने चले। अब ये प्रॉब्लम सब घर पर खुद आपको क्या करना है, बनाना है। पहला पार्ट्स में पहले तो आप क्या कर लो, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, पी नेट बराबर पी आई प्लस √3 PJ फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा RY/RX के आधार पर √3/1 60 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ जो डायपोल बनेगा एक बच्चा, वो डायपोल इस तरह का बनेगा, यह पी नेट वाला, यह सेंटर पर, और इसका डायरेक्ट ई जो एंगल होगा एक्स के साथ कितना एंगल पर, या 60 डिग्री पर, या जो हम लोग का पी नेट बना, पी नेट वेक्टर। ये दिमाग में बैठा बच्चों सबको, वेक्टर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, दोनों पॉजिटिव आई और जे, एंगल भी मिल गया, वो तुम वेक्टर को आप समझ लो कि हम रिवाइज कर लें। अब यहाँ पर ये दोनों डायपोल गायब, अब दोनों डायपोल के जगह एक डायपोल बचा मेरा बच्चा, जिसका डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी नेट बराबर पी स्क्वायर प्लस 3p² √3p का होल स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, 4p² प्लस 2p निकल चुका है। और तुमको पता है अब ये दोनों डायपोल खत्म, एक डायपोल हो गया, डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर क्या होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, और इक्वाटोरियल पोजीशन पर 0 होगा। तो पहले तो हम लोग डायपोल का पोजीशन निकाल लिए, अब इसके एक्सियल पोजीशन का केस क्या होगा, तो इसी सर्किल के पॉइंट पर, तो इसी को हम लोग आगे प्रोड्यूस करें, यहाँ प्रोड्यूस करें। तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बताओ यह किस क्वाड्रेंट का मामला हुआ, यह पहला पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट का या थर्ड क्वाड्रेंट का, इस तरह से बोला जाएगा। तो हम कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, सॉरी हम बोल रहे थे कोऑर्डिनेट्स मतलब वो एक्स और वाई बताना है, कि दोनों कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू बताना है एक्स और वाई का, है ना। तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू, तो यहाँ मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ होगा, यह पोटेंशियल एनर्जी, अगर डायपोल मोमेंट इधर है तो यहाँ माइनस में मैक्स मतलब मिनिमम वैल्यू होगा, वो हमको इसका कोऑर्डिनेट्स बताना है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स बताना है, ए पॉइंट, ए सवाल का। तो ये तो निकल चुका हम लोग का, यह क्या निकला 60 डिग्री। किस आधार पर हम लोग बोले, पहले सवाल के लिए आंसर में क्या होगा, ये दोनों डायपोल मिलकर एक डायपोल बना जिसका पोजीशन 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एक्सियल पोजीशन। अब यही डायपोल हो गया, तो एक्सियल पोजीशन पर क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बताओ। यह आर है, यह तुम्हारा कितना होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स पहला सवाल के लिए, यह कितना आर कॉस 60 और यह कितना आर साइन 60। तो आर साइन 60 तो कितना बोलोगे, √3r/2, और यह क्या बोलेंगे बच्चों, आर कॉस 60 r/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स पहले सवाल का आंसर क्या होगा, चला है ना, r/2 और √3r/2। दिस इज कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। हम शुरुआत में थोड़ा भाषा अलग बोल दिए थे, कोऑर्डिनेट्स का मतलब वो बोल रहे हैं क्या, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स
r/2 और √3r/2 निकल गया, पहला सवाल। दूसरा पूछता है कि कहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा पोटेंशियल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन सर्किल वेयर पोटेंशियल इज ज़ीरो। तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा इक्वाटोरियल पोजीशन पर। हम लोग का डाइपोल बना है ये दिस मच, और इस पर से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे और वह पॉइंट आगे जहाँ जाएगा वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो पोटेंशियल ज़ीरो होने या परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ क्या कोऑर्डिनेट्स होगा बच्चा, ये एंगल पूरा क्या, ये 60 डिग्री या 30 डिग्री, तो या फिर क्या बचेगा 60 डिग्री, किस क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। ऑप्शन में और भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो, इस पोजीशन पर इक्वाटोरियल पोजीशन पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, ये 60 बना दिए बच्चों, फिर ये एंगल 60 है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा मेरा, r sin 60, तो √3r/2, और ए कोऑर्डिनेट्स क्या होगा मेरा बच्चा, r cos 60 ये होगा, ये 60 है, यह r है, तो यह r cos 60 बोले तो r/2, cos 60 मतलब 1/2 तो r/2, और दिस मच r sin 60 तो √3r/2, ये निगेटिव और ये क्या चीज़ पॉजिटिव। तो दूसरे सवाल में क्या ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, -r/2 और √3r/2 प्लस में, या सेकंड क्वाड्रेंट। इतना बात समझ रहे हो बच्चों, पोटेंशियल था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अपने लोग पढ़े अभी जस्ट, है ना, P/4 पाइप साइलेंट 0 r³ और √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो उसको इक्वेट करेंगे फिर किसके साथ, 1/4 पाइप साइलेंट 0 4p/r³, फिर तो हमारा क्या निकल जाएगा, cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग x और y कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू क्या कर सकते हैं, तो होमवर्क के रूप में इसको सोच लो कि इसको घर पर हम लोग बैठ क्या करेंगे, बनाएंगे, फिर नहीं तो अगले लेक्चर से इस सब में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे कितना आंसर आए, कि मतलब पूछना क्या है, आप ही है ना, जब लाइव हम आपसे मिलेंगे तब आपसे मैं पूछूंगा कि बना कि नहीं बना, तो मैं कुछ डिस्कस कर लूँगा। सिंपल फार्मूला का यूज क्या करना होगा, थर्ड और फोर्थ के लिए, E बराबर P/4 पाई एप्सिलॉन 0 r³, यहाँ डिस्टेंस r होगा रेडियस के बराबर, इसलिए कैपिटल R लिखे, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और इसको इक्वेट करना है तीसरे सवाल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4p/r³ से। तो यहाँ रिजल्ट डाइपोल मोमेंट कितना हम लोग का आता है, इस रिजल्ट का यूज करोगे तो जहाँ p के जगह हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 2p, p के जगह 2p, और e के जगह तो हमारा दिया रहेगा पहले तीसरे सवाल के तीसरा पार्ट्स के लिए ये, और चौथे पार्ट्स के लिए cos थीटा इवेलुएट कर लेंगे, और तब हमारा कम x और y कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। तो इतनी बात समझ रहे हैं बच्चों, ये पिछले रिजल्ट पर और सवालों का तो दौर ढेर चलना है, लेकिन अभी आगे मैं बढ़ाने जा रहा हूँ टर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल। तो पहले इसको लिख ले, समझने का कोशिश करें। दो डाइपोल था, दोनों डाइपोल मिलकर एक डाइपोल की तरह काम किया। डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम बताए, और रिजल्ट भी याद है P/4 पाई एप्सिलॉन 0 r², और इक्वाटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल 0 होता है। तो ये दो डाइपोल नहीं रहा अब x और y वाला, अब एक डाइपोल ये बन गया मेरा, जिसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 2p है, x के साथ कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री। एक्सियल पोजीशन ये होगा, इक्वाटोरियल पोजीशन ये होगा, ये दोनों डाइपोल अलग से एक छोटा सा फिगर बना लेंगे, डाइपोल बना देंगे 60 डिग्री पर x एक्सिस के साथ, ओरिजेंटल के साथ, और तब दिखाएंगे इक्वाटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। रहने दे, आगे मैं चलूँ इसको मिटा लेने के बाद। तो थोड़ा सा फिर से एक बार देख लें हम लोग, है ना। एक डाइपोल हो गया था बच्चों, दो डाइपोल था, उसको हटा दिया, हम समझा रहे फिर से। यह क्या है,
2p है बच्चों डायपोल मोमेंट, जो इसके साथ डायपोल ही कितना एंगल बना रहा है 60। और एक सर्कल बना दिए, मान लो सेंटर मान लेते हैं, और यह सर्कल बना दिए, आर रेडियस का है, इसको डॉटेड लाइन एक्सियल, ये भी एक्सियल या 60 डिग्री है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है। यहाँ पर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ। देखो सवाल को फिर से, उस सवाल को समझ लो, एक बार समझ में आया फिर उसके बाद माथे में बैठ जाएगा बच्चों। ये डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका डायपोल मोमेंट 2p है। ये भी पॉइंट्स होगा, एक ही ऑप्शन दे आंसर दिए थे मैं, इसका दूसरा भी तो होगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम या एक्सियल पोजीशन दोनों है, तो यह दोनों में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला बन रहा है मेरा बच्चा। यह y था और यह x, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करो, इसको भी मैं पिछले ही सवाल को बता रहा हूँ फिर से। यह 2p था, यह 60 डिग्री। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तुम ऐसे ही बता सकते हो। क्या होगा, यह r है तो यह तुम्हारा क्या होगा, r cos 60 और r sin 60 वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट रिजोल्यूशन बच्चों r/2 √3 r/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला हुआ तो पहला ऑप्शन यही मैं दिया था। ये क्या होगा, ये मेरा 60 डिग्री है तो ये भी क्या है 60 डिग्री। ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट, फिर यह r cos 60 निगेटिव में तो -r/2 बोलोगे। थर्ड क्वाड्रेंट ये भी क्या चीज़, y कोऑर्डिनेट्स भी निगेटिव, x और y बोथ आर निगेटिव। क्या होगा मेरा बच्चा, उसी तरह √3 r/2 तो -√3 r/2। ये दोनों पॉइंट पर, दोनों पोजीशंस पर क्या होगा, यह तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स निकला r/2 और √3 r/2। ये ऑप्शन फिर से उस सवाल को मैं बताने का कोशिश किया। ये और यहाँ पर इक्वाटोरियल पोजीशन 90 डिग्री पर, ये हो गया इक्वाटोरियल, v बराबर 0। दिस इज ऑल्सो हेयर v बराबर 0। अब इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना, या 60 या 30 या फिर क्या चीज़ 60 डिग्री। और मेरा बच्चा यह 60 है, ये भी क्या होगा 60 होगा। तो ये कंपोनेंट, इसका जो x कोऑर्डिनेट बोलेंगे वह r sin 60 होगा। तो माइनस में सेकेंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव, या x निगेटिव और y पॉजिटिव। थोड़ा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव x एंड y, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर निगेटिव x एंड y, फोर्थ में x पॉजिटिव और y निगेटिव। इतना बात समझने का। तो यहाँ पर क्या निकला, ये तुम्हारा जो निकला था वो r sin 60 तो -√3 r/2 और कोऑर्डिनेट्स फिर कितना, ये तुम्हारा एक मिनट, फिर x कोऑर्डिनेट हो गया दिस मच r, ये 60 है, यह r cos 60 हाफ तो r/2 प्लस में अगर 30 पर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह 30 x कोऑर्डिनेट, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है। यह r है, यह 60 है, दिस मच r cos 60 तो r/2 और दिस मच r sin 60 तो √3 r/2। या ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर भी उसी तरह से यह साइमेट्रिक आधार पर आप बोल सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा बच्चों, x पॉजिटिव √3 r/2 और -r/2।
अब इस तरह का क्लियर बुद्धि, इस पर भी मैक्सिमम, इस पर भी मैक्सिमम पोटेंशियल, इस पर जीरो, इस पर भी जीरो, तो दो दो वैल्यू आएगा आंसर का। तो इस तरह से सोचेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी तरह से इक्वेट करना सिखाए थे, वो होमवर्क के रूप में ही बनाएंगे आपको। तो चले हम लोग टर्क पर चले। फिर इसको मुझको लगा कि मैं इस बच्चे को ठीक से समझा नहीं पाया था, इसलिए दोबारा मैं इसको रिपीट कर दिया कि इसका दो दो कोऑर्डिनेट्स में, थोड़ा कोऑर्डिनेट्स बोलने में हम गड़बड़ा रहे थे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये और दोनों में दो पोजीशन, दोनों का कोऑर्डिनेट्स बोलना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। टर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाने से पहले, है ना, एक दो लाइन मैं बता देता हूँ, फिर से पिछले बात को रिकैप कर लेता हूँ, तब आते हैं कि क्या है, क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो भैया, फोर्स experienced by a charged particle Q of mass m कर देते, is placed, force experienced by a charged particle Q of mass m is placed in electric field of a strength E vector is given as, वैसे पॉइंट पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है, ई है। अगर इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सारे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई होगा। लेकिन हम लोग कहीं नॉन इनफॉर्म की भी बात करेंगे, और किसी पॉइंट पर हम लोग चार्ज पार्टिकल रखे हैं जिसका चार्ज क्या है, क्यू है, और उसका मास क्या है, एम। क्यू और एम हम कोऑर्डिनेट्स बोलते थे। तो क्या होगा, इज गिवन एज क्या होगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई। क्यू अगर पॉजिटिव है तो एफ वेक्टर एंड ई वेक्टर पैरेलल। मतलब क्या, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्ट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन ऑन द चार्ज पार्टिकल ए बराबर, ए या स्मॉल एफ से लिखना सिखाए थे, ए और स्मॉल एफ बराबर क्या, क्यू ई बाई एम। मैं अलग अलग केस बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, और निगेटिव पॉजिटिव चार्ज को तो रिटार्डेशन। इस तरह की बातों को हम लोग पहले पढ़े थे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इस रिजल्ट का ज़रूरत पड़ेगा। अब मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए, जैसे समझना है थोड़ा सा, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, इस मिडिल पॉइंट है, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज हाउ मच, जीरो। एफ फोर्स इधर, एफ फोर्स इधर, वर्टिकल मतलब ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या होगा, हेयर एफ नेट बराबर क्या चीज़, जीरो। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F1 बराबर F2, देन F नेट बराबर क्या चीज़, जीरो। लेकिन टर्क ये कपल बनाएगा, मैं बताया था कपल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का डिफरेंट है ना। तो वो टर्क का फॉर्मूला, अगर यह डिस्टेंस क्या है, अपने लोग की भाषा में यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, ऐसे ही बात करते रहते हैं। अगर मान लीजिए यह डिस्टेंस डी है तो टर्क, बट एफ नेट जीरो, बट टर्क क्या होगा, एफ इंटू डी, F1 बराबर F2 बराबर F मान लें, तो F इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और यह किस डायरेक्शन में इसको रोटेट कराएगा, इस फिगर के मुताबिक, इस वो पॉइंट के बाद मोमेंट जो निकालोगे, टर्क जो निकालेंगे वह कौन वाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा। पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना।
तो एंटी क्लॉकवाइज काहे हुआ ये वो समझ, तो एफ टॉर्क बराबर भी समझ गए हम लोग। पिछले इसमें थोड़ी सी भाषा बोल देता हूँ जो आगे लिखना है मेरे को। When two equal and opposite forces act in opposite direction and their line of action is different, then they form a couple and a torque is experienced by the system. And magnitude of torque is given as force into perpendicular distance between line of action of two forces. दो तरीका है टर्क को बताने का, मैं दोनों को डिस्कस करूँगा। देखो आगे अभी जस्ट तो ये सब रिजल्ट का जरूरत पड़ने वाला है। आप पढ़ के आए हो भाई, एक सामान्य भाषा में बोलते हैं टर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो एक फोर्स के केस में बोला जाता है। लेकिन जब कपल के केस में बोलते हैं तो फोर्स इन टर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो कपल के केस में टर्क इज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन बोलना आता है आपको, सब वो रिवाइज करना है फिर से आपको। टर्क बराबर आई अल्फा पढ़ा हुआ है बच्चों, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो सिस्टम रहे, एक पार्टिकल रहेगा तो पार्टिकल का डबल पार्ट, डायपोल में दो पार्टिकल का सिस्टम है, एक लाइट रॉड होगा, सवालों में आएगा तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस दोनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट करेगा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं रिपीट कर मतलब रिवाइज करना, पिछले को मेमोरी में लाना चाह रहा हूँ पिछले चीज़ों को। मैं होगा तो क्या है, एक चार्ट बताया था ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन का, सारे रिजल्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम में बोला था पढ़ने के लिए, सबको हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो यह चीज़ है, फिगर में देख लो भाई, यह प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पर क्यू चार्ज रखे हैं, एम मास है, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, क्यू ई होगा, फोर्स बराबर क्यू, प्लस चार्ज रखे हैं तो इस पर यह कोई प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज, जिसके कारण फील्ड पैदा हो रहा है। अब फील्ड का फॉर्मूला याद है तुम लोग को, Q/4πε0 r², यह डिस्टेंस r, यह कैसा फील्ड कहलाएगा, तो वेरिएबल फील्ड कहलाएगा। काहे कि r का फंक्शन है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी हम लोग फील्ड लाइंस बना देते तो क्या होता है। इस तरह की बात सीखो बच्चों थोड़ा सा। तो फिर यहाँ लाइन आगे प्रोड्यूस बोर्ड का लिमिटेशन है, इतना ही बड़ा लाइन हम लोग इतने दूरी पर खींचते चले जाएंगे, नहीं तो इसी सब को छोटा कर देंगे। इस तरह से फील्ड लाइंस क्या होगा, बनेगा। यहाँ पर पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। तो नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। तो इन सारे केसेस में हम लोग इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करने जा रहे हैं और नॉन इनफॉर्म। मैं पिछली चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करने का कोशिश किया बच्चों, है ना। तो ये सब टर्म आपको आना चाहिए, और आगे देखिए कैसे क्या करते हैं हम आपको। मैं चल रहा हूँ टॉपिक पर, आ रहा हूँ अपने, क्या चीज़, टर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन uniform electric field. Uniform electric field, parallel and equidistant lines represents uniform electric field. हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, सेपरेशन बराबर होना चाहिए, उतना है ना। और इसमें एक डाइपोल रखे हैं -q और +q, जो किसी इंस्टेंट पर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और भी लाइन दिखा दे, ज़्यादा क्राउडेड हो गया तो पहले फिगर से इस फिगर में अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा एक्स्ट्रा। यहाँ भी यह एंगल कितना, थीटा, P का डायरेक्शन इधर,
और थीटा ई और वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, किसी इंस्टेंट पर इस तरह का है। बताओ बच्चों, एक डायपोल को हम लोग क्या किए जिसका डायपोल मोमेंट p है, p बराबर q इंटू 2a। ये डिस्टेंस हम लोग 2a लेते आ रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, d में लिखा था dl, d भी लिया जा सकता है, 2l लिखते हैं बहुत सारे केसेस में, जो भी है 2a सब। इस पर फोर्स किधर लगेगा बताओ, प्लस चार्ज पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, QE। इस पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों, QE, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस टॉपिक पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था। अब ये दो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इस सिस्टम पर, डायपोल पर नेट फोर्स क्या लगेगा, तो जीरो होगा। एक काम हो गया कि नेट फोर्स बराबर जीरो व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट फोर्स विल बी जीरो। लेकिन ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, डिफरेंट है, तो ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है कपल बनाएगा, और कपल के केस में टर्क का या डायपोल पर टर्क एक्सपीरियंस्ड होगा। अब बताओ यह टर्क क्या करना चाहेगा, इसको इधर लाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाना चाहेगा, प्लस चार्ज इसको इधर ले जाना चाहेगा, तो यह डायपोल को जिसका डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं बच्चों, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में आना चाहेगा। तो रिस्टोरिंग मतलब इसमें टर्क जो लगेगा सो इस डायरेक्शंस में लगेगा, इट मीन्स क्लॉकवाइज लगेगा। तो ये क्लॉकवाइज टर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम लोग जो एक्सटर्नल हम बोले थे एक्सटर्नल और क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और इलेक्ट्रिकल फोर्स इस केस में या क्लॉकवाइज टर्क लगा रहा है। ये फिगर समझ में आया बच्चों। अब देखो इसका इसका और इसके बीच का परपेंडिकुलर, जब हम टर्क पढ़ाए होंगे एंगुलर मोमेंटम इसे पढ़ाए थे रोटेशनल मोशन में, तो मैं बोला था फोर्स वाले लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो, फिर इस फोर्स वाले लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन ले लो। एक तरीका ये बताया था, तो मैं उसी तरीका को बताने जा रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक खींच लो या यहाँ से यहाँ खींच लो, बात सेम है। यह थीटा है मेरा बच्चा, ये भी थीटा होगा, यह 2a है और इसके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन दिस मच, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और बीच का डिस्टेंस ये, तो दिस इज 2a साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन। दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, काम तो हो चुका हम लोग का। इस केस में बिना भाषा के बात करें तो एफ नेट बराबर 0, और सामान्य भाषा में टॉ की बात करें तो टर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। फोर्स के जगह क्या लिखला QE, और चला परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जगह 2a साइन थीटा और Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा, Q इंटू 2a डायपोल मोमेंट, तो PE साइन थीटा। तो काम का चीज़ तो मेरा निकल चुका है, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा, तो टर्क वेक्टर बराबर इन वेक्टर फॉर्म टर्क वेक्टर बराबर P क्रॉस E। तो ये डेरिवेशन बस इतना ही है, काम का चीज़ तो यही है। एंड टर्क टॉ बराबर इतना, एफ नेट 0 हो गया और ये हो गया। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम क्या करें, भाषा लिखा ले 2-4 लाइन, भाषा नहीं भी लिखा है तो चलेगा, लेकिन यह डायपोल हो गया, ये भी ये कुछ सी ले तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC हो गया। इसका दूसरा भी तरीका है चलो टर्क को दिखाने का, पहले इसको लिख लो तब हम आगे बात करते हैं। लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल
of dipole moment, electric dipole AB of dipole moment P vector बराबर Q into 2L along AB vector is placed in uniform electric field of a strength E vector at any instant ये लिटरेचर हम लिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको खुद अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा इसको। नहीं भी लिखे, हम लोग का जब बोर्ड है ना, इतना से काम सारा चल जाएगा। अभी इसमें और मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले इतना को इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट डाइपोल मैक्स एंगल थीटा विथ ई वेक्टर। अब इसके बाद इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। पहले ये सब लिख चुके होंगे, वो शॉर्ट में हम मार दिए। सबसे काम का चीज़ यही है, यही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इसको डिटेल में लिखाने जा रहे हैं। पहले उतना को पहले आप लिख चुके होंगे। अब इसके बाद का लिटरेचर जो हमारे बोर्ड के लेवल में जब पूछा जाएगा तो इस तरह से लिखाना पड़ेगा, सजा के थोड़ा सा। बच्चों, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज एट बी बराबर क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज एट ए QE in the opposite direction of E vector. Thus, due to these two equivalent opposite forces, net force on the dipole will be 0। कभी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो नेट फोर्स ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। बट these two forces form a couple and a torque is experienced by dipole। देखो, यहाँ तक कुछ है नहीं, जो बात बोले वो मन में बैठ चुका है, पहले से जानते हैं कि प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। अगर दोनों फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट है तो नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है तो क्या होगा, वह कपल फॉर्म करेगा और कपल क्या करेगा, टर्क लगाएगा, और वो टर्क का वैल्यू ही निकालना है हम लोग का, तो मेन काम है। अब क्या है, एज टर्क ड्यू टू couple
is given as product of magnitude of either force and perpendicular distance between line of action of two forces। एक आधारी भी है और एक आधारी इसके इस मिडिल पॉइंट पर ओ पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, इसका टर्क मोमेंट निकालेंगे, फिर इसका मोमेंट निकालेंगे, दोनों एक डायरेक्शन में होगा, दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्यू ई इंटू ए फोर्स और परपेंडिकुलर यहाँ डिस्टेंस, तो क्या होगा, सॉरी यह ए है तो यह डिस्टेंस क्या होगा, ए साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली बात करते हैं। तो उस तरह से ऐड करके भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। दैट इज टर्क ड्यू टू कपल इज गिवन एज दैट इज टर्क एक्सपीरियंस्ड बाय given electric dipole in given electric field is given as, उस इंस्टेंट पर बात करो जब थीटा एंगल बना रहा है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो टॉ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के जगह क्या लिखेंगे क्यू ई, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जगह इस फिगर के मुताबिक बी सी लिखना है, जिसको हम लोग 2a साइन थीटा, और मैं लिखाया q इंटू 2a ई साइन थीटा, और q इंटू 2a को p लिखना सिखाया, p इंटू ई साइन थीटा, यह मैग्नीट्यूड दे दिया, यह वेक्टर होगा बच्चों। p क्रॉस e की बात करोगे, यहाँ पर p और e, अभी देखो इस केस में फोर्स इसके लिए क्या लग रहा है इधर, इसके लिए इधर, यह क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो टर्क विल बी निगेटिव। राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, यहाँ डायरेक्शन समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तो एक आधार यह हो गया आपकी पी साइन क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव होगा, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो पी क्रॉस ई, पी का डायरेक्शन इधर है और ई का डायरेक्शन इधर है, तो पी क्रॉस ई, जो रूल आप पढ़े हुए राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड पी क्रॉस ई, तो पी को किधर लेना है भैया, इस फिंगर के तरफ, और उसको रोटेट करना है, ई के डायरेक्शन में ले जाना है, और थंब जो है सो डायरेक्शन देगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो सब डायरेक्शन का तरीका सीखा हुआ है, सारा चीज़ राइट हैंड पाम रूल लगाना सिखाए हुए हैं, सारा चीज़ आगे भी फिर और आएगा, बार बार मैं बोलता हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले डायरेक्शंस को समझ लें। तो इस केस में पी क्रॉस ई का डायरेक्शन किधर होगा, ये जिस तल में है उसके इनवर्ड होगा, तो निगेटिव वाला बात करेंगे। तो वही चीज़ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, स्टार मार्क करके, इन वेक्टर फॉर्म टॉ वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई। यह किसके द्वारा बच्चों, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण ये जो टर्क लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट के कारण इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट और हम लोगों को कारण फार्मूला लिखना रहे तो ई क्रॉस पी लिख देना है। तो ये बात अपना मन में रखो और लिख अपना चाहो तो उसमें जोड़ देना। तो क्या है, पी क्रॉस ई जो टर्क लगा सो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और हमारा एक्सटर्नल एजेंट के कारण चाहे है ना लिखा जाएगा वर्क डन बाई वी अस, जो भी बोलो तो तो क्या होगा उस केस में ई क्रॉस पी का रिजल्ट होगा। कभी कभी ई क्रॉस पी वाला उल्टा भी दिया रह सकता है, भाषा में दिया रहेगा, है ना, कि एक्सटर्नल एजेंट के कारण है या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखकर बात करना है। तो ये टर्क का, अब इसका स्पेशल केस लिख दे, क्रॉस प्रोडक्ट का जितना स्पेशल केस जानते हैं सब लग जाएगा इसमें भी। तो देखो कैसे क्या करना है।
स्पेशल केस लिखाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका सेकंड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, आवश्यकता नहीं है भाई एक ही तरह के मेथड को जानिए हो गया, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करनी है क्या कि हम लोग मैकेनिक्स की बात को भी रिपीट कर ले और थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात को भी, कहीं पर कोई टेक्निक काम दे देता है ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स में। एक डायपोल बना दिया था, -q और +q दिखा रहा था। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए थे, ई वेक्टर, इस पर फोर्स दिखाया था QE, इस पर फोर्स दिखाया था QE। अब इस फोर्स को रिजॉल्व करो, यह एंगल थीटा था, क्लियर? ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, यहाँ ये थीटा, फिर ये पैरेलल है ये सब। चलिए इस तरह देखा, ये थीटा, तो इसका इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, QE cos थीटा, इस फोर्स का, और इस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चा, QE sin थीटा। यहाँ ध्यान दो, फिर यह एंगल थीटा, इधर क्या है QE cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा QE sin थीटा। अब इस QE cos थीटा और QE cos थीटा के कारण यह है, और इसको इधर खींचा जाए इधर खींचा जाए, कोई टर्क नहीं होगा, और इसके कारण टर्क होगा। तो टर्क परपेंडिकुलर सेपरेशन, इस केस में यह फोर्स हमारा रिस्पॉन्सिबल है, ये फोर्स को रिजॉल्व किए। तो ये दूरी डिस्टेंस क्या था 2a, तो टर्क इज गिवन एज ये फोर्स, तो QE sin थीटा और परपेंडिकुलर सेपरेशन ये हो गया। ये परपेंडिकुलर फोर्स लेना है, इस दोनों के बीच के मिलाने वाली लाइन पर फोर्स को रिजॉल्व करके किए, तो क्या होगा 2a, फिर वही चीज़ Q इंटू 2a E sin थीटा बच्चा, PE sin थीटा। दिमाग में रखना है, थोड़ा सा सोचना है बस, और यह किधर नचाना चाहेगा, फिर वही बात क्लॉकवाइज लाएगा, तो यहाँ यह क्लॉकवाइज दिखाएगा। तो इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने सीखे। इन वेक्टर फॉर्म टॉ बराबर P क्रॉस E, ये भी मेथड है जिसको हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करके हम लोग क्या किए, टर्क निकाले, और इसमें क्या किए सो देख लिए, कापुल का केस बना के कर। तो दोनों है, स्पेशल केस अब मैं लिखाने जा रहा हूँ, सोचोगे थोड़ा सा ये सब चीज़ को, और रोटेशन को कोशिश करना है। फिर 11th का सबसे, मेरी भाषा है कि 11th में सबसे ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोला जाए तो वह रोटेशनल मोशन है, जो पूरे क्या सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन सब को रिपीट करवा लेता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जितना भी है सब देखेंगे आगे, अभी जस्ट थोड़ा सा यूज हो सब स्टार्ट होगा तब, है ना। तो टर्क बराबर इतना P क्रॉस E वाला बात। अब स्पेशल केस की बात कर लूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। और थीटा बराबर 0 डिग्री, दैट इज व्हेन E वेक्टर, P वेक्टर एंड E वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर और इन सेम डायरेक्शन, P और E, इस तरह का केस है बच्चा। यहाँ डायपोल रख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में,
बीच का सेपरेशन 2 था, या डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पी वेक्टर भी क्या है इधर, ठीक है। इधर इतना ही फोर्स क्यू ई फोर्स। इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स 0, नेट टर्क विल भी 0, साइन थीटा साइन 0 0। तो यहाँ पर क्या होगा, हेयर एफ नेट बराबर 0, टॉ बराबर 0, टॉ नेट भी बोला जाए दोनों फोर्स के कारण। तो क्या हो गया, टॉ बराबर 0, दैट इज सिस्टम इज सेट टू बी, चाहे डायपोल इज सेट टू बी, सिस्टम को गोली मारो अभी, दैट इज डायपोल इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अभी हम क्लासिफाइड नहीं करेंगे कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, अभी सीधे इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं कि फोर्स भी 0 और टर्क भी 0। सिस्टम इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन फोर्स ऑन दिस सिस्टम एंड टर्क ऑन दिस सिस्टम विल बी 0, दोनों 0। फोर्स 0 हो जाए तो उसको हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, नेट फोर्स 0 हो जाए तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को रखा जाए तो हर केस में वो डायपोल इज सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम 2 ही केस में होगा, जब थीटा 0 डिग्री का केस होगा और थीटा 180 डिग्री। तो अभी 0 डिग्री वाला केस दिखा दे। तो इक्विलिब्रियम को क्लासिफाइड नहीं कर रहे हैं, अभी सीधे बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम में होगा। ये हो गया। दूसरा केस क्या बनेगा, चलो इसी में लिख देते हैं, फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री, दैट इज व्हेन पी एंड ई वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, है ना। पहले इसको बढ़िया से इसी में मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ये सेकंड केस, फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री, दैट इज व्हेन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इसको इस तरह से बोला जा सकता है, चलिए लिखा देते हैं, और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। हेयर एफ नेट बराबर, यहाँ पर भी क्या लिखोगे, इससे पहले वाला में साइन 0 था, यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा बराबर साइन 180 डिग्री बराबर क्या चीज़ 0, तो टर्क विल बी 0। हेयर एफ नेट 0 एंड टॉ बराबर 0, दैट इज डायपोल इज ऑल सेट टू बी क्या चीज़, इक्विलिब्रियम। इस केस में भी क्या होगा, डायपोल इज ऑल्सो सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इन दिस केस। थोड़ा सा भाषा पहले वाला से चेंज कर दी इस केस। तो इट इज ऑल्सो इज सेट टू बी इन क्या चीज़, इक्विलिब्रियम। हम जब दिखाएंगे स्टेबल और अनस्टेबल की बात समझाएंगे तो पहले वाला केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन है इक्विलिब्रियम। तो अभी सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात की है, वो पोटेंशियल एनर्जी के आधार पर स्टेबल और अनस्टेबल की बात करेंगे बच्चों। ये 2 केस हो गया। और थर्ड क्या है, फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री, दैट इज व्हेन डायपोल इज normal to electric field, then maximum torque is experienced। साइन का मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 बराबर 1 होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सपेरियंस्ड बाय द डायपोल फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन थीटा बराबर साइन 90 बराबर 1। टॉ मैक्स बराबर क्या होगा, तो पी ई के बराबर होगा, जब थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री का केस होगा। तो इतनी बात समझ रहे हैं बच्चों। अभी और बात सिखाने का है, तो यह टर्क की बात सिखाए। अब इसी के आधार पर ऑक्सीलेशन ऑफ क्या चीज़, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी जो पढ़ रहे हो ना भैया, ये सर इलेक्ट्रिक डायपोल सिमिलर चीज़ कहाँ से, इसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे किस में, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिज्म में बात जब करेंगे तब मैग्नेट वाले केस में, मैग्नेटिक शॉर्ट बार मैग्नेट के केस में सारा रिजल्ट एक चार्ट बनाकर हम लोग दोनों को रिवाइज कर लेंगे। इतनी बात जान गए तो अब हम लोग ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
oscillation of electric dipole in uniform electric field. The restoring torque experienced by dipole, the restoring torque experienced by dipole इस dipole moment नहीं भी लिखते, वो ऊपर वाले से ही लेते चले आए. by dipole of dipole moment लिखा रहे हैं P बराबर Q इंटू 2A, Q इंटू 2A. The restoring torque experienced by dipole of dipole moment P बराबर Q इंटू 2L in uniform electric field when dipole max angle क्या, max angle theta with electric field E vector is given as tau बराबर PE sin थीटा. हम लोग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहता है. इसकी टेंडेंसी क्या, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलने का मतलब क्या था, ये डायपोल था, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह इस तरह थीटा एंगल पर है -q और +q, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो इसको लौटा कर लाना चाहेगा मीन पोजीशन, इसको बोलेंगे. इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन को हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं. तो यहाँ मीन पोजीशन पर हम लोग क्या करना चाहे, इसको लाना चाहेगा, इसलिए रिस्टोरिंग टॉर्क बोले. और एक्सटर्नल टॉर्क जो लगाएगा तो वर्क डन लगाएगा इसके इधर. तो यहाँ पर पहले इतनी बात कर ली, टॉर्क बराबर PE sin थीटा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, -PE sin थीटा. माइनस साइन नेगेटिव साइन shows that torque acts towards the mean position. मीन पोजीशन की तरफ लाना चाह रहा है, इसलिए माइनस साइन का इस्तेमाल किया है बच्चा. अब ऐसा देखो, ये डायपोल एक लाइट रॉड पर है, समझने के, जिसका कोई मास नहीं है, नेग्लिजिबल है, और इसका चार्ज क्या है -q, इसका चार्ज +q है, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले हैं तो क्या है, यह क्या करना चाहेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर आना, इसको डिफ्लेक्ट किए थीटा एंगल से इधर आना चाहेगा या ऑक्सीलेशन दिखाएगा. तो इफ I बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about axis of rotation, अल्फा बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप्ड ऑन दी. अब ये देखो एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर t-2 एक्सियल वेक्टर, टॉर्क एक्सियल वेक्टर, है ना, न्यूटन मीटर, डायमेंशन ml2 t-2. अब इतनी बात को एक बार में फटाफट टॉर्क का कौन कौन केस पढ़ चुके हैं सब. तो अल्फा बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप्ड ऑन द क्या चीज, डायपोल, ड्यू टू दिस रीस्टोरिंग टॉर्क.
देन tau बराबर आई अल्फा, देयरफॉर आई अल्फा बराबर माइनस पी ई साइन थीटा, अल्फा बराबर माइनस पी ई बाई आई इंटू साइन थीटा फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। एसएचएम में हम लोग जितना भी पढ़ते थे वो मोस्टली केस में हम लोग उस चैप्टर का नाम है ऑक्सीलेशन अपने लोग के भाषा में, लेकिन उसमें स्पेशली आपके 12 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड में है ना, +2 लेवल में स्मॉल ऑक्सीलेशन बोलते हैं। हर जगह हम लोग या तो लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन का बात किए तो एक्स के टर्म में लाते थे, रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन में लाते थे, एंगुलर एसएचएम की बात करते थे तो थीटा अल्फा और थीटा की बात करते, तो थीटा इज टेकन एज वेरी, थीटा इज टेकन वेरी स्मॉल। तो वो क्या है, फॉर ए स्मॉल ऑक्सीलेशन, दैट इज फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा, रेडियन में बोलते हैं बच्चों, तो साइन थीटा बराबर थीटा, देयरफॉर अल्फा बराबर माइनस पी ई बाई आई इंटू थीटा। अभी ये सब डेरिवेशन है, रिजल्ट सब फाइनल ये सब फार्मूला सब आना चाहिए, ये आना चाहिए। यह इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे देख, बच्चों एक दिए हुए डाइपोल के लिए P क्या होगा, फिक्स्ड होगा। दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E फिक्स्ड हो गया। और एक सिस्टम जिसको हम लोग मान लो जैसे यही है, इस पर एक तरफ माइनस क्यू चार्ज, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज लाइट, और इसको सस्पेंड कर दिए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं और इसको थोड़ा सा ऑक्सीलेशन करा दिए हैं किसी तरह से, तो क्या होगा, किसी तरीके से क्या, अगर यह प्लस है या माइनस है, हम लोग प्लस चार्ज वाला रॉड को लाएंगे तो रिपेल करेगा और फिर उसको हम रॉड को जो इसको डिफ्लेक्ट किया है उसको ले जाएंगे, हटा देंगे, तो यह क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहले तो दिखाना रहता है ऐसे केसेस में कि हम लोग बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन निकालने चले हैं डायपोल का। तो जब भी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालने की बात होती है ऑक्सीलेशन के केस में, तो पहले हमको साबित करना रहता है क्या, ट्रांसलेशनल एसएचएम की बात रहे तो एफ वैरीज -x साबित करेंगे, एक्सेलरेशन वैरीज -x, और दूसरा अगर एंगुलर एसएचएम की बात है जो यहाँ है, रोटेशन के केस में होगा तो अल्फ़ा वैरीज -θ सा एस्टेब्लिश करके दिखाना पड़ेगा, तब मैथमेटिकली हम लोग दिखा दिए है ना, तो साबित हो जाएगा, तब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाला जाते हैं। देखो भाई, तो एक दिए हुए सिस्टम के लिए P, E, I सब क्या है, फिक्स्ड हो गया। तो हेयर द टर्म P, E by I is constant for a given system. Then we may write, बोलो बच्चों, अल्फा वैरीज -θ from equation 1. This result shows that dipole executes angular SHM. कौन SHM? तो angular SHM। देखो यार, इसको पहले मिटा लूँ। देखे समझना है, जहाँ आपको लगे कि तो रोक लेना है और फिर से समझ लेना है, तब फिर आगे बढ़ना है। इस तरह से काम करना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस रिजल्ट शोज दैट ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल in uniform electric field
uniform electric field executes angular SHM. SHM का फुल फॉर्म सबको आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, angular SHM. For SHM we know that एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट. हेयर अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा. यह इक्वेशन नंबर 2 इस तरह लिख लो और तब कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को. ओमेगा क्या है बच्चों? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ऑफ ऑक्सीलेशन, ये वो जिसे इसको मिटा लो बच्चों. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था रोटेशनल मोशन को रिवाइज करना है, और अब मैं बोल रहा हूँ साथ साथ क्या करना है, SHM को भी रिवाइज करना है. अरे पढ़ा हुआ है 11th, तो उसको रिवाइज करने में समय नहीं ना लगेगा. उसका प्रॉब्लम 5 को बना लोगे, टिपिकल हर टॉपिक से रिलेटेड पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. उस चैप्टर सब में सारे में रिजल्ट F वेरीज माइनस एक्स और अल्फा वेरीज माइनस थीटा पर ही काम करना रहता था. तो SHM को फिर से रिवाइज करोगे मेरे बच्चे, और रोटेशन को फिर से रिवाइज करोगे. इससे पहले मैं बोल रहा था वो वर्क एनर्जी पावर को रिवाइज करोगे. तो इतना मतलब क्या बोलने जा रहे हैं. फिर करंट स्टार्ट होगा तो हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, ये सब पर भी लाएंगे बात को. तो चलिए देखें आगे. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ओमेगा स्क्वायर बराबर PE बाई आई. देयरफॉर ओमेगा बराबर PE बाई आई. इफ T बराबर टाइम पीरियड ऑफ oscillation of dipole, then ओमेगा बराबर 2 पाई बाई T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा. दस हेयर T बराबर 2 पाई रूट ओवर आई बट्टा PE. बड़ा काम का चीज़ निकल गया, चला है ना. सिमिलर रिजल्ट सब मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे. वहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, जिसको B से लिखना सीखा है, स्पेशल यूनिट बताए टेस्ला. तो आगे वो कंपेयर करेंगे तब. तो ये सब साथ साथ पहले इलेक्ट्रिक वाला लिखते जाएंगे और उसके एडजेसेंट हम लोग टेबल में क्या करेंगे, मैग्नेटिक का डायपोल का चार्ट बना लेंगे फटाफट. उस समय नहीं लगेगा, सब समझा हो रहेगा. मैं सबको रखे रहना है दिमाग में बैठा के, और एकदम मैथमेटिक्स की बात को हमेशा फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चलना. चलो भाई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं बता दिया. अब इसी केस में, इसी सवाल में कह दे क्या, पहले इतना को भैया बढ़िया से पहले लिख लो, तब इसी में मैं चेंज कर देता हूँ. तो मैं बढ़ाता हूँ, इसी सवाल को प्रॉब्लम के रूप में ले जाता हूँ. इसका मास क्या है, m है. इसका भी मास m है. चार्ज केवल -q और +q है. और ये बीच का सेपरेशन, भाषा थोड़ा चेंज कर लें. यह L है, यह भी L है. 2L के जगह 2A के जगह 2L लिख दिए. यह O पॉइंट है. इतना बात समझ. और ये रॉड जो है उसका मास क्या है, m है. इनफॉर्म रॉड पर
एक एंड पर क्या है, यह नॉन कंडक्टिंग रॉड है, एक एंड पर माइनस क्यू चार्ज है, एक एंड पर प्लस क्यू चार्ज है, उस चार्ज का पार्टिकल का मास m है, इसका भी मास m है और इस रॉड का मास कैपिटल m है। तब आपको कहता है टाइम पीरियड बताओ। अब अलग सवाल हो गया, उस फिगर से अलग हो गया, प्रॉब्लम ना लिखा कर हम डायरेक्ट बात करने चले हैं। तो क्या होगा बच्चों, उस केस में डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, 2 पाई आई की जगह क्या होगा, तो ml² इस पार्टिकल का भी, ml² इस पार्टिकल का भी, तो ml² प्लस ml²। और इस रॉड का क्या होगा, सेंटर से गुजरते हुए एक्सिस के अबाउट, है ना, तो ml²/12 रटाया हुआ है सेंटर पर रॉड का केस। तो आपका चार्ट हो गया रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनालॉगी बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। मौका मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से रिपीट करेंगे, आप लोग अपने से रिपीट करोगे। यह प्लस ml²/12, सॉरी l के जगह 2l हो जाएगा, यहाँ यह पूरी लंबाई 2l हो जाएगी, तो 2l²/12 अब पाई बाई हाउ मच, p इंटू ई। p के जगह क्या लिखोगे, q इंटू 2l i इंटू ई, दिस मच। अब सॉल्व करते रहो यार, समझ लिया भाई, जो हर बार सॉल्व करेंगे जोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाते रहे तब तो हो जाएगा, है ना। आपको अपने से करना होगा मैथ, वो हमारे कर देने से, फाइनल रिजल्ट पर पहुंचा देने से आपको कोई एडवांटेज नहीं। आप टेक्निक जान गए हो, है ना, प्रोसेस समझ रहे हैं आप लोग सारा, अपने से क्या करें, रिजल्ट को देने का कोशिश कीजिए, सवाल के आंसर तक पहुंचने का कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आंसर नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, सर बार बार गुना किए करें, तो कहीं हम लोगों से मिस्टेक है, या तो मल्टीपल गुना भाग भाई हम लोग गलती करते जा रहे हैं, या ऊपर में ही एक जगह गलती हो चुकी होगी तो सारा रिपीट होते जाए। कॉन्सेप्ट बनाने का चीज़ है यार फिजिक्स, और उसके बाद आपको आंसर मिलाना अपना। तो इतना भाई मैं बता दिया। मैं बोल रहा था क्या चीज़, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल, लेकिन हो गया लंबा, थोड़ा सा 1 घंटा से ऊपर हो गया होगा लेक्चर, तो मैं रोक देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में लगातार मैं देते रहूँगा थोड़ा, है ना। तो अगले लेक्चर में मैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और तब स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस समझाएंगे, तो डायपोल से रिलेटेड बात करेंगे। और जब ये डायपोल हम लोग का क्या होने जा रहा, तो फिर हम लोग गॉस थ्योरम पर लौटने का आने का कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। पिछला रिजल्ट सब 2-3-4 लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड लेते आ रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करते रहे, पिछले को रिपीट करते रहे। कल मैं लाइव आया था संडे को दिन, बच्चे से इंटरेक्ट हो रहा था, कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे कहीं कहीं से, एस सी वर्मा और किसी किताब सबसे, तो मैं डिस्कस कर रहा था। सारा बच्चा जुड़ नहीं पा रहा है मेरे से, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, जितना दे रहा हूँ मैं यूट्यूब इसको, उसको क्या करोगे, घर पर बैठ कर लिखते रहोगे, समझते रहोगे, फिर अगले संडे चाहे किसी दिन हम फिर मिल तो हम मैसेज दे दिया जाएगा आपको, है ना। और क्या क्या सिस्टम होता है वो आप लोग करते रहो यार, लाइक करो, क्या करो, सब्सक्राइब कराओ, अपने दोस्तों को कहो कि हमारे सर पढ़ा रहे हैं, देखो, है ना, समझो। हक इसका कोई अभी तत्काल तो फी स्ट्रक्चर की बात है नहीं, अभी लॉकडाउन में सब घर पर रह के जितना एडवांटेज उठा सकते हो उठाओ बच्चों। अपने ग्रुप में भी बोलो कि हमारे सर पढ़ा रहे हैं, जितना शेयर कर सकते हैं कर लो, है ना। ठीक है, चलिए आपका दिन अच्छा कटेगा आगे, इसी उम्मीद से आगे पढ़ते रहिए।